मुंबई की 36 विधानसभा सीटों पर कई प्रत्याशी उतरे हैं, लेकिन दो नाम ऐसे हैं जो पिता पुत्री के नाते के साथ अब पुरजोर विरोध को झेलते हुए चुनाव के मैदान में उतरे हैं। मैं बात कर रहा हूं एनसीपी के नेता मानखुर्द से उनके प्रत्याशी नवाब मलिक और उनकी बेटी सना मलिक, जो अनुशक्ति नगर, जो पारंपरिक नवाब भाई की सीट है, वहां से चुनाव के मैदान में उतरी हैं। नवाब भाई और सना, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। पहला सवाल यही कि क्या कितनी तगड़ी फाइट लग रही, क्योंकि तमाम लोग आपके खिलाफ हैं, आप दोनों आप जो है अपनी ताकत के साथ चुनाव के मैदान में उतरे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि मेरे जीवन का सबसे आसान चुनाव और एक अलग तरह का आनंद इस चुनाव में मुझे आ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता जिस ताकत से मेरे साथ जुड़ गई, जब जनता साथ में पूरी ताकत से हो, जब आप बहुत सारे चुनाव जब लड़ते हैं तो लोगों के बीच में जाते हैं तो आपको अंदाज़ आने लगता है कि चल क्या रहा है। और जहाँ तक शिवाजी नगर मानपुर का सवाल है, लोगों ने मुझे आग्रह किया था मैं चुनाव लड़ूं, लेकिन लोग मांग करते समय हज़ारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन वोट तो 2-3 लाख से अधिक लोग होते हैं। लेकिन जिस तरह से पिछले 6 दिन से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगता है मेरे जीवन का सबसे आसान और इंटरेस्टिंग चुनाव है ये। सना, आपके लिए फर्स्ट टाइम है ये, लेकिन जब नवाब भाई जेल गए थे उसके बाद से आपने अनुशक्ति नगर की पूरी बागडोर संभाली थी। वही इम्पैक्ट आपको लग रहा है कि चुनाव जिताएगा? आप कैसे देख रहे हैं फाइट को? 2009 में जब अनुशक्ति नगर विधानसभा एक नया क्षेत्र के तौर पे निर्माण हुआ था और पिताजी को यहाँ पे राष्ट्रवादी की तरफ से ये सीट दी गई थी, तो तब से, क्योंकि ये नई सीट थी और अचानक से कुछ दिनों पहले ही ऐसा वो सीट हमारे खाते में आई थी, तो तब से हम पूरे परिवार मिलके एक साथ इलेक्शन कैंपेन में उतरते हैं। पिछले 3 चुनाव में हमने एक ही चीज़ कॉमन देखी कि पिताजी सिर्फ अपने काम के आधार पर लोगों से वोट मांगते थे। उनका संपर्क कितना मतलब लोगों से बना हुआ था। तो उसी तरीके से मैंने भी जब पिताजी के नेतृत्व के नीचे काम कर रही थी तभी, और उनके एब्सेंस में भी, जो शॉर्ट टर्म एब्सेंस था तभी भी, तो लोगों से जुड़ना, अगर वो अपने घर से निकल के आपके कार्यालय तक पहुँचे हैं तो उनको बैठाना, उनसे बात करना, उनकी समस्या समझना, चाय पानी पूछना और फिर बताना। हाँ, ये कनेक्ट कंटिन्यूसली रखा। थोड़ा सा स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट हो रहा था, कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा लो था, लेकिन जब काम करते गए और पिताजी के एब्सेंस में हमको ऐसा लग रहा था कि शायद ये पूरे एलिगेशंस लगे हैं तो कहीं ना कोई, कभी ना कोई पब्लिक के बीच में कोई आवाज़ उठा दे। लेकिन ये पूरा एपिसोड हुआ या अभी तक किसी ने पब्लिकली वो कभी चीज़ नहीं उठाई। लोगों ने पूरा भरोसा रखा। लेकिन जनता साथ है कह रही, लेकिन जो आपके साथ हैं महायुति में वो आपके पूरी तरह से खिलाफ है। भाजपा कह रही हम प्रचार नहीं करेंगे। महायुति का उम्मीदवार ही नहीं, पर दादा तो साथ में है उनके। दादा है, लेकिन नवाब मलिक के खिलाफ तो महायुति चुनाव लड़ रही है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। शिवसेना लड़ रही है, बीजेपी समर्थन में खड़ी है, महाविकास आघाड़ी है। मैं अकेले चुनाव लड़ रहा हूँ सभी पार्टियों के खिलाफ। ऑल पार्टी वर्सेस नवाब मलिक है। छोटी छोटी पार्टियों के भी उम्मीदवार वहाँ पे हैं। तो मुझे लगता है सवाल ये है कि कितने दल, कौन आपके खिलाफ है, ये महत्व का नहीं, जनता आपके साथ है कि नहीं। अगर जनता साथ में है तो कोई भी कठिनाई नहीं। लेकिन भाजपा के नेता अभी भी आपको आतंकवादी कह रहे हैं, दाऊद का कनेक्शन कह रहे हैं, आपका प्रचार नहीं करेंगे कह रहे हैं। जो केस है वो मनी लॉन्ड्रिंग का है, दाऊद आतंकवादी, इस तरह के जो लोग आरोप लगा रहे हैं उसको लेके हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमने बोला है, वकील हमारे टेक्निकल टीम के लोग देख रहे हैं और उसको डिफेमेशन फाइल करेंगे हम, सिविल और क्रिमिनल दोनों। जब आप जेल से बाहर आए तब सुप्रिया सुले भी आपको मिलने आई थी, तथा जो हैं वो अजीत पवार से मिली, उनसे भी मिली। सुप्रिया सुले, आपका तो पवार साहब से इतना पुराना नाता है। आज भी मेरा नाता पवार साहब से अच्छी है। आप क्यों नहीं गए वहाँ पे? क्योंकि आपको तो मंत्री तक रखा उन्होंने जब आप जेल में थे। हाँ, उसके लिए तो मैं आभारी पवार साहब को, और मुख्यमंत्री उस समय उद्धव जी रहे उनका भी हूँ। लेकिन जिस ताकत से अजीत दादा हमारे साथ रहे, निश्चित रूप से हम उनके साथ हैं, ये फैसला हमने किया। और पवार साहब के साथ बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको लेके भी हम लोगों की कुछ रिजर्वेशन थे। ये भी चीज़ें हैं जो मैं आज स्पष्ट कर दूँ। हम जिस पार्टी में रहे उसी पार्टी में भितरघात करने वाले लोग बड़ी तादाद में थे। नवाब भाई नहीं चाहिए। नहीं, हमें डैमेज किस तरह से किया जाए, हमारा पॉलिटिकल नुकसान कैसे हो। बहुत सारे लोग पार्टी के भीतर जो प्रेम करने वाले थे, जिनकी वजह से शायद पार्टी टूटी, वही वजह है कि मैं अजीत पवार के साथ हूँ। लेकिन अजीत पवार ने आपका साथ दिया। अजीत पवार अभी महायुति में हैं।
आप चुन के आएंगे, आप दोनों को विश्वास है, आप मेहनत कर रहे हैं। चुन के आने के बाद क्या आप महायुति, आपके दोनों की सीटें क्या महायुति के नंबर से जोड़ी जाएंगी? क्योंकि देखिए, अजीत पवार जी के साथ हम लोग हैं। अजीत पवार जी के बिना कोई सरकार महाराष्ट्र में बनेगी नहीं। मैं बार बार कहते आया हूँ कि अजीत पवार ये चंद्रबाबू नायडू की जो भूमिका केंद्र में, उसी तरह की भूमिका में रहेंगे। जो अपनी मर्जी से कोई सरकारें अभी चल रही है, जो 23 तारीख के बाद जो भी सरकार बनेगी उसका कम से कम कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तो बनेगा। उसी के आधार पर अजीत पवार जाएंगे सारा। पॉलिटिकल एडजस्टमेंट होगा, वैसे ही होगा, ऐसे नहीं हो सकता, कुछ भी हो सकता है। 19 में हुआ कि किसी ने अंदाजा लगाया था क्या? 24 में भी होगा, इसका अंदाज़ा आपको है? मुझे तो इतना पता है कि राजनीति में ना कोई किसी का परम मित्र है, ना किसी का कोई परम शत्रु। परिस्थितियाँ दोस्त दुश्मन बदल देती हैं। यानी अजीत पवार शरद पवार के साथ जा सकते हैं? लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं। आप भी चाहते हैं? लोग, कार्यकर्ता सभी लोग चाहते हैं, लेकिन नेता जब तक तय नहीं करेगा कैसे हो पाएगा? कुछ ऐसे नेता पवार साहब के साथ हैं जिनकी वजह से मैं भी उनके साथ नहीं गया। कौन है ना, कुछ थाना में बैठे लोग हैं, कुछ सांगली में बैठे लोग हैं। मतलब आप अजितेंद्र राठौर और जयंत पाटिल की बात कर रहे हैं? इन ही लोगों ने पार्टी बर्बाद कर दी। अच्छा, यही लोग पवार साहब के पास जा जाके चीज़ें करते रहे, जिसकी वजह से शायद दादा को यहाँ तक कदम बढ़ाना पड़ा। पर आपको लगता है कि दादा पर भी अन्याय हुआ? जो दादा पहली बाहर आने के बाद या बाहर पढ़ने को उन्होंने कहा, नहीं, उन्होंने ये कहा कि मैं कब तक। दादा बहुत अलग स्वभाव के व्यक्ति है, लोगों को पता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जो जब सरकार बनी, जो सारी चीज़ें, वो लोग तो चाहते हैं कि दादा वापस ही नहीं आए। अभी भी चाहते नहीं, पहले जब दादा ने कुछ कदम उठा दिया, उसकी भी पार्श्वभूमि अलग है। 19 में तो दादा की जब वापसी की बात चलने लगी तो कुछ लोग चाहते थे कि नहीं, उनको बाहर ही रहने दो। आप समझ रहे? उसकी पार्श्वभूमि क्या थी? अब ऐसा है, दादा को पवार साहब ने भेजा था? नहीं, ऐसा है, कुछ लोगों को सपने गिरते हैं कि वो मुख्यमंत्री बने। लोकसभा के चुनाव में इन लोगों की भूमिका क्या थी? पवार साहब ने क्या बीच में कोशिश की थी? तटकरे का कहना है कि बीच में हम, जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, कि भाजपा से बात करिए करके। है, आगे जाओ, पीछे हटो, इस तरह की चीज़ें तो राजनीति में चलती रहती। कुछ कभी चीज़ें ऐसी होती है कि किसी पे दबाव बनाने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी। ये तो सब पॉलिटिकल चीज़ है। 22 में जब आप जेल में थे, उस समय जब शिंदे बाहर गिरे तो एनसीपी का एक समर्थन का पत्र था जिसमें आपकी और अनिल देशमुख के हस्ताक्षर नहीं थे। सभी लोग बीजेपी के साथ जाने को तैयार थे। देखिए, सत्ता बिना ये लोग रह नहीं सकते। कुछ लोग चाहते थे कि तुरंत बीजेपी के से हाथ मिला के जब शिवसेना टूटी तो सरकार बन जाए, इसलिए लोगों ने दस्तखत किए थे। आज बड़ी बड़ी बात लोग कर रहे हैं, लेकिन उस वक्त लोग बीजेपी के साथ सरकार बनाना चाहते थे। और वो सभी लोग जो आज अजीत पवार जी के साथ नहीं है, वो सभी लोगों ने। तो नवाब मलिक को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी के साथ तमाम सवालों के जवाब देते हुए महाराष्ट्र चुनाव के बीच एबीपी न्यूज से बात करते हुए कई अहम बातें उन्होंने कही। उनका यह कहना था कि नतीजों के बाद कौन किसके साथ अभी बताना मुश्किल है। हालांकि अजित पवार को किंग मेकर के तौर पर वो बता रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग चाहते हैं कि अजित पवार और शरद पवार फिर साथ आएं। कुछ लोगों ने पार्टी को बर्बाद कर दिया, यह भी आरोप लगाया नवाब मलिक ने। और कुछ राष्ट्रवादी सत्ता के बिना नहीं रह सकते, यह भी उनका कहना। तो सवाल यह कि आखिर यह इशारा किस तरफ है, किसके बारे में उनका यह कहना कि पार्टी के कुछ लोग ऐसे हैं जो सत्ता के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सत्ता में तो अभी उन्हीं के गुट के लोग हैं, जो अजित पवार वाला गुट है वही सत्ता में है। और एक और अहम बात उन्होंने कही कि अजित पवार और शरद पवार साथ आए, ऐसा लोग चाहते हैं। यानी लोगों की बात कहते हुए अपने दिल की बात उन्होंने कही कि दरअसल वो दोनों साथ आ जाएं। कुछ राष्ट्रवादी सत्ता के बिना नहीं रह सकते। महाराष्ट्र चुनाव के बीच नवाब मलिक का ये बड़ा बयान एबीपी न्यूज से बात करते हुए। क्या कुछ उन्होंने और कहा है, सुनिए आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। आप दोनों की फाइट में आखिर के 2 सवाल था। आप दोनों की फाइट, आपकी फाइट और आपकी फाइट। आप अबू आजमी के खिलाफ है। अबू आजमी तो आपके मरहूम दामाद की बात करते हैं, आपका नेक्सस ड्रग से बताते हैं। आपके खिलाफ भी आपको कहते हैं कि घरानेशाही है ना, कि आपके पिता हैं इसलिए आपको मिला, फहाद अहमद कहते हैं। इसको काउंटर कैसे? ऐसा देखिए, लोग तय करते हैं कि किसको चुनना है। कोई ये राजाशाही थोड़ी है कि राजा का बेटा राजा बनेगा। फहद मैं अबू आजमी से रखा हूं।
फवाद अहमद को मैं पूछूंगी या बोलूँगी कि जब 2022 में मेरे पिताजी का अरेस्ट हुआ था, बोलते हैं ना ये कि मैं जब से आया हूँ मुंबई में, अणुशक्ति नगर विधानसभा में रहता हूँ, मैं सोशली बहुत एक्टिव हूँ। वो तो हमारे से कनेक्टेड था फहद, पिताजी के पास आए थे परमिशंस लेके, मैं हेल्प करो CA NRC के टाइम पे, पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। तो जब वही नेता जिससे आपने मदद ली है उसके ऊपर संकट का टाइम आया, अगर आप इसी क्षेत्र में रह रहे थे तो आपको दिखता कि मैंने कितने संकट का सामना ले करके 350 लोगों को उनके हक का घर दिलाया। ऐसे जो ये जिनके साथ ये अभी जुड़े हुए हैं और जिन मेरे खिलाफ में खड़े रह के वोट मांग रहे हैं, ये वही लोग थे जब उधर औरतों के घर टूट रहे थे ना, तो ये वीडियो खींच के मुझे बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। मैं कोई विधायक थी नहीं, मैं सिर्फ अपने पिताजी का वादा किया हुआ निभाने की कोशिश कर रही थी और वो गरीब लोगों का हक दिलाने की कोशिश कर रही थी। तो तब ये कहाँ थे? ऐसा है, देखिए अबू आसिम आजमी ड्रग का पूरा माया जाल चला रहे हैं और उनका चेला है अभी राष्ट्रवादी से लड़ रहा है। वो कारोबार यहाँ फैलाने के लिए लड़ रहा है और रात में फूंकते बैठ के चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन रात भर फूकने का काम जारी है। चाहिए तो एक वीडियो दे दूँ जिसमें ये फूक रहे हैं। तो मुझे लगता है आजमी साहब ने अपने चेलों को ड्रग के विस्तार के लिए अणुशक्ति नगर में भेजा है क्या? मेरे दामाद को वानखेड़े ने फंसाया था, क्यों फंसाया इसका सफाई मैंने बार बार दी है और उसी कारण निर्दोषों को फंसाया जाता है। ये भी मैंने साबित किया। आर्यन खान का केस आया जिसकी वजह से मेरे ऊपर संकट भी आया। अभी भी केस जारी है? नहीं, वो केस तो हम इसी के देहांत के बाद वो केस ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम ख़त्म नहीं होने देंगे। हम लड़ेंगे और हमारा दामाद ये निर्दोष था ये साबित करेंगे। यहाँ तक आजमी साहब का ओछा आरोप करने की बात है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ अबू असलम आजमी कौन है वे बताएं। क्या उनका भतीजा नहीं है क्या? क्या वो कैलाश राजपूत का दाहिना हाथ नहीं है? क्या इंटरनेशनल तस्करी में ड्रग के वो शामिल नहीं है? मानपुर जब ड्रग का साम्राज्य जहाँ पे बन गया है, अगर ये सारी परिस्थितियाँ बनी हुई है तो अगर हमारे ही लोग माल लेके हमारा ही माल बेचेंगे तो हम कैसे रोकेंगे? नवाब भाई, दोनों का आखिरी सवाल मेरा। नवाब भाई, आप अभी चुनाव जीतने की कोशिश आप पूरी तरह से कर रहे हैं। चुन के आने के बाद आप बीजेपी के साथ रहेंगे अगर ज़्यादा रहे तो? मैं अजीत पवार के साथ हूँ। और अजीत पवार के साथ रहेंगे? अजीत पवार ये किंग मेकर होंगे, मुद्दों पे सरकार बनेगी। अजीत पवार मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये चंद्रबाबू नायडू हो सकते हैं। कहीं ना कहीं बेलगाम सरकार नहीं होगी, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे सरकार बनेगी और उसी पे सरकार चलेगी। 19 में जो अनपेक्षित था वो हुआ, उसके बारे में आपने पहले कहा था। आप सेफोलॉजिस्ट कह सकते हैं? सेफोलॉजिस्ट नहीं, मैं तो यही बोल रहा हूँ ना कि मैं 14 से कोशिश कर रहा था कि 3 दल साथ 19 में हुआ वो। अब 19 के बाद कुछ कोशिश की है जो 24 में होगी? नहीं, अभी देखते हैं 23 तारीख के दिन दोपहर तक कैसी परिस्थितियाँ बनती है, तब बताएंगे क्या होगा। देखिए, कांटे का मुकाबला है, स्पष्ट बहुमत किसी को मिलेगा कि नहीं मिलेगा अभी भी प्रश्न चिन्ह बना। चलिए, तो आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपका ज़्यादा समय लूँगा नहीं मैं, आपको प्रचार भी करना है। तो नवाब मलिक और सना मलिक पूरी ताकत के साथ बाप बेटी एक मैदान में उतरे हैं और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इस बार एक नहीं तो 2 विधायक घर में चुन के आएँ। मुश्किल परिस्थितियाँ थीं, अपनों ने ही उनके खिलाफ, जैसा वो कहते हैं, षड्यंत्र रचा। अब बाहर आए हैं, लड़ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि 23 तारीख को दोपहर 2 बजे के बाद वो जो इंडिकेट कर रहे हैं उस तरह का अगर कुछ होगा तो वापस इंटरव्यू लेने में कोई नवाब भाई के पास आना पड़ेगा। तो शुक्रिया आपका। तो नवाब मलिक को आपने सुना, बहुत ही बेबाकी के साथ हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर को तमाम सवालों के जवाब उन्होंने दिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।